प्रधानमंत्री ने कहा, गोवा मुक्ति दिवस ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत की याद दिलाता है। 650 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम आदिवासी इलाकों में पूरा, शहरी क्षेत्र में भी तीसरे चरण का काम शुरू। प्रदेश के 15 नगरीय निकायों में कल होगा मतदान। मतदान सामग्रियों के साथ रवाना हुआ मतदान दल। और ओमिक्रॉन का संक्रमण हर तीसरे दिन हो रहा है दुगना। WHO ने कहा, डेल्टा के मुकाबले इसका फैलाव काफी अधिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित गोवा मुक्ति दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों और दिग्गजों को सम्मानित किया। हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत की याद दिलाता है, जिसने गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया था। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना के जवानों की वीरता को याद करते हुए कहा कि उनकी बहादुरी को हर साल याद किया जाएगा। आज पुनर्निर्मित किले, अगवाड़ा जेल संग्रहालय, मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, दक्षिण गोवा जिला अस्पताल और डावरलिम के गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का लोकार्पण भी हुआ है। गोवा मेडिकल कॉलेज और मोपा हवाई अड्डे पर विमानन कौशल विकास केंद्र की शुरुआत भी आज से हो गई है। मैं आप सभी को भी इन उपलब्धियों के लिए, इन विकास परियोजनाओं के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूं। अमृत महोत्सव में देश ने हर एक देशवासी से सबका प्रयास का आह्वान किया है। गोवा का मुक्ति संग्राम इस मंत्र का एक बड़ा उदाहरण है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने गोवा में विकास की कई परियोजनाएं लोगों को समर्पित की तथा 650 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास भी किया। गोवा को पुर्तगाली शासन से आज़ादी मिले आज 60 साल पूरे हो गए हैं। लगभग 450 साल से पुर्तगाली शासन झेल चुके गोवा को इससे मुक्ति दिलाने के उपलक्ष्य में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 1961 तारीख 19 दिसंबर, ये वो तारीख थी जब गोवा पुर्तगालियों के शासन से पूरी तरह से मुक्त हुआ था। तकरीबन 450 सालों बाद गोवा स्वतंत्र हुआ था। साल 1510 से ही पुर्तगालियों का गोवा पर शासन था। एक सैन्य अभियान के तहत भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर ऑपरेशन विजय शुरू किया था और 36 घंटों में गोवा को मुक्त करा लिया गया था। गोवा मुक्ति आंदोलन में छत्तीसगढ़ का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस आंदोलन में 500 से अधिक लोग शामिल हुए थे। इस दल का नेतृत्व सिवनी के तत्कालीन विधायक अब्दुल रहमान फारूकी ने किया था। इस आंदोलन में शामिल ठाकुर हरि नारायण सिंह के बेटे आशीष सिंह ने बताया कि गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल होने रायपुर से यह दल 5 अगस्त 1955 को निकला था और 14 अगस्त 1955 को गोवा पहुंचा। रायपुर से यह दल 5 अगस्त को नागपुर रवाना हुआ। नागपुर में 2 दिन ठहरने के बाद वर्धा, अमरावती, पूना, शेगांव होते हुए ये लोग गोवा की तरफ बढ़े और कर्णकुंभी की जगह में ये रुके। फिर सूरल जो गोवा और भारत के बॉर्डर था वहाँ पर उन्होंने 14 अगस्त की रात बिताई और 15 अगस्त को ये गोवा में उनका प्रवेश हुआ। जैसे ही ये लोग नदी पार करके गोवा की सीमा में प्रविष्ट हुए,
गोवा की पुलिस और सेना ने इन पर फायरिंग की और इस दल में शामिल लोगों में से 7 सत्याग्रही शहीद हुए थे। लगभग 30 घंटे तक ये गोवा फौज की कैद में रहे। 16 अगस्त को लगभग दोपहर 1:30 बजे इनको रिहा किया गया। फिर ये भारत की भूमि पर वापस आए थे। गोवा जाने वाले लोगों के इस दल में ठाकुर हरिनारायण सिंह, रामाधार तिवारी, राजेश्वर गिरी, रामदयाल, प्रताप चंद जैन, राम नारायण गुप्ता, श्यामलाल पारस, घनश्याम ठाकुर, बालाराम जोशी, शरद जोशी, केयूर भूषण, गांधीराम साहू आदि शामिल थे। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते 2 दिन के छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए हुए हैं। इस दौरान वे भिलाई में आयोजित गुरु घासीदास सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद उन्होंने दूरदर्शन से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से आदिवासी इलाकों में टारगेट पूरा हो गया है। शहरी क्षेत्र में भी तीसरे चरण का काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि इसी तरह पीएम आवास योजना के तहत हर गरीब को छत देने की योजना पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देखिए हम पूरे देश भर में आज लगभग ग्रामीण इलाका आदिवासी क्षेत्र है उनको हम 250 तक पहुंचाने का हमारा टारगेट करीब करीब पूरा हो गया। वैसे सामान्य जो अर्बन क्षेत्र है उनको हमने 500 तक ले गए हैं और हमारा फर्स्ट फेज का, सेकंड का, थर्ड भी हमने शुरू किया है। और जितने भी उनको थोड़ा हमने रोड से कनेक्टिविटी की दृष्टि से हमने चाहे हॉस्पिटल्स हों, विद्यालय हों या और भी सार्वजनिक स्थान हैं उनको भी हमने कवर करने का प्रयास किया है, उनको अपग्रेड किया है ताकि उसकी क्वालिटी पर जितने भी अभी तक हमने रोड बनाया हो और इसको और हमने आगे बढ़ाने का हमने फैसला किया है। पहले हमने 22 तक पूरे कनेक्टिविटी को ठीक करने का हमने फैसला किया था, पर इसको थोड़ा हम आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक नई स्वामित्व योजना भी लॉन्च की गई है। इसके माध्यम से भू अभिलेखों का सुदृढ़ीकरण पूरा किया जाएगा। आने वाले समय में वर्ष 2023 तक पूरे देश के जितने भी खाते हैं उनके रिकॉर्ड दुरुस्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 65% विवादित राजस्व मामलों को भी दुरुस्त करने का फैसला लिया गया है। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखिए, अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी हो, टैक्स रिफंड हो का ऑफर मिलता है तो उस पर बिल्कुल भरोसा ना करें। रकम को पाने के लिए ना तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रदेश के 15 निकायों में कल सोमवार 20 दिसंबर को मतदान होगा। रायपुर जिले में बीरगांव नगर निगम तथा गोबरा नवापारा नगर पालिका में होने वाले मतदान के लिए मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री का वितरण किया गया। रिटर्निंग ऑफिसर बीबी पंचभाई ने बताया कि नगर निगम बीरगांव के 40 वार्डों के लिए मतदान कराया जा रहा है। इसमें 186 अभ्यर्थी चुनावी मैदान में हैं। इसमें से कांग्रेस, भाजपा और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के 40-40 उम्मीदवार और अन्य दलों के 20 उम्मीदवार हैं, जबकि 46 प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव की तैयारियों के लिए आज पुलिस और प्रशासन की टीम ने संयुक्त फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांतिपूर्ण मतदान की अपील की। इसी तरह दुर्ग जिले के 4 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव के लिए भी मतदान सामग्रियों का वितरण किया गया। जिले की अपर कलेक्टर तथा भिलाई की निर्वाचन अधिकारी पद्मिनी भोई ने बताया कि भिलाई में होने वाले चुनाव के लिए 463 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से 149 पोलिंग बूथ को संवेदनशील घोषित किया गया है और इसके लिए सुरक्षा के सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। साथ ही मतदान दलों के मार्गदर्शन के लिए 32 सेक्टर अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। उधर बैकुंठपुर जिले में भी निकाय चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है।
यहाँ बैकुंठपुर में 20 और शिवपुर चर्चा के लिए 19 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले में मतदान के लिए 155 कर्मचारियों की ड्यूटी और उनके सहयोग के लिए 117 सुरक्षा कर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। आम निर्वाचन नगरपालिका परिषद बैकुंठपुर और नगरपालिका परिषद चर्चा में होनी है, जिसके लिए नगरपालिका बैकुंठपुर के सभी 20 वार्डों में कुल 20 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और उसी प्रकार नगरपालिका शिवपुर चर्चा के 15 वार्ड में कुल 19 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसके लिए सामग्री वितरण की पूरी अभी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इसके बाद जो है पीठासीन अधिकारियों और सारे मतदान दलों को रूट के हिसाब से, रूट प्रभारियों के माध्यम से उनके संबंधित जो मतदान केंद्र है उनके लिए रवाना किया जा रहा है। उनके साथ पर्याप्त सुरक्षा अधिकारी भी उपलब्ध हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र में 3 सुरक्षा बल वहां पर उपस्थित रहेंगे और सभी दोनों नगर पालिकाओं में कुल 4 सेक्टर अधिकारी और 4 सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति की गई है, जो पूरी निर्वाचन प्रक्रिया का सफलतापूर्वक संचालन करेंगे। बताया गया है कि बैकुंठपुर में 70 प्रत्याशी मैदान में हैं। यहां कुल 13,155 मतदाता हैं, जिसमें 6,540 महिलाएं और 6,615 पुरुष शामिल हैं। वहीं शिवपुर चर्चा में 57 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसके लिए 19 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 12,335 मतदाता हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन का संक्रमण हर तीसरे दिन दोगुना हो रहा है और यह दर डेल्टा के मुकाबले काफी अधिक है। बयान के मुताबिक अब तक 89 देशों में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा है कि इसका प्रसार रोकने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए और सामाजिक उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। इधर देश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक लगभग 137 करोड़ 49 लाख टीके लगाए जा चुके हैं, जबकि देश में कोरोना के 83,993 मामले सक्रिय हैं। यह संख्या 570 दिनों में सबसे कम है। वहीं देश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर 98.38% है। इस तरह कुल मिलाकर 3 करोड़ 41 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड के 7,081 नए मामलों की पुष्टि हुई है। अब तक 66 करोड़ 41 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 31 नए मरीजों की पहचान की गई है। प्रदेश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 342 हो गई है। वहीं अब तक कुल 2 करोड़ 97,73,749 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं, जिनमें 1 करोड़ 85,91,675 प्रथम डोज और 1 करोड़ 11,82,000 से अधिक लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। कोरोना से बचाव के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए नल जल योजना के माध्यम से हर घर तक नल कनेक्शन पहुंचाया जा रहा है। अकेले रायगढ़ जिले में लगभग 3 लाख से अधिक नल कनेक्शन देने की तैयारी की जा रही है। जिले के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि मार्च 2022 तक लगभग 1 लाख से अधिक घरों में नल जल योजना का पानी पहुंचना शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि रायगढ़ जिले में नल कनेक्शन के लिए 3,13,000 घर शेष हैं, जिसमें से इस वर्ष 1,43,500 घरों में नल कनेक्शन देने का लक्ष्य है। कोरोना के कारण काम में विलंब हुआ, लेकिन अब इस कार्य में गति आ गई है। जिले में जल जीवन मिशन का कार्य पूरी तीव्र गति से कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो रायगढ़ में बचे हुए 3,13,000 घर हैं, जिसमें से इस वर्ष 1,43,500 घरों में नल जल कनेक्शन प्रदान किए जाने का लक्ष्य है। चूँकि शुरू में कोरोना काल था और उसके कारण कार्य थोड़ा विलंब से शुरू हो पाया, इसलिए अब गति आ गई है, जिसमें कि 72,000 नल कनेक्शन के आदेश दिए जा चुके हैं, जिसमें से 15,042 नल कनेक्शन हो चुके हैं जी। और शेष का कार्य चल रहा तेजी से। और जो नल कनेक्शन FSTC के जो कार्य आदेश नहीं दिए गए, उनके टेंडर चल रहे हैं। कुल 1,20,000 नल कनेक्शन के सब मिलाकर नल कनेक्शन के लिए टेंडर किए जा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि नल जल योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में लोगों के घरों तक नल कनेक्शन के माध्यम से पीने का साफ पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के पूर्ण होने के बाद लोगों को पेयजल की समस्या से काफ़ी हद तक निजात मिल जाएगी। और अब मौसम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा, जबकि चेन्नई में आंशिक बादल छाए रहेंगे।
इन तीनों महानगरों में तापमान 12 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि उत्तर में श्रीनगर, जम्मू और लेह में आसमान साफ रहेगा। वहीं मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 15 डिग्री नीचे और अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इधर छत्तीसगढ़ में उत्तर से आ रही ठंडी हवा का असर महसूस होने लगा है। शनिवार रात प्रदेश के पश्चिम उत्तर क्षेत्रों में मौसम की पहली शीतलहर दर्ज की गई। सरगुजा संभाग के जिलों और पेंड्रा रोड में रात का तापमान अचानक काफी नीचे गिर गया है। वहीं कोरिया में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। यह इस मौसम का सबसे कम तापमान है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार रात को कोरिया कृषि विज्ञान केंद्र में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं पेंड्रा रोड में यह 6 डिग्री सेल्सियस रहा। पेंड्रा का न्यूनतम तापमान एक दिन पहले के तापमान से 6.6 डिग्री और वहां के सामान्य तापमान से 5 डिग्री कम है। अंबिकापुर में भी न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा है। यह एक दिन पहले के तापमान से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक किसी भी स्थान में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच जाए और एक दिन पहले के न्यूनतम तापमान में 4.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक गिरावट हो तो शीतलहर की स्थिति बनती है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।